हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि सॉरी। एंड अभी हम लोग जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही थी आईबीपीएस एसओ, जो कि आपका एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, लीगल का एंड राजभाषा अधिकारी का। तो उसमें हम लोग जीए वाले पोर्शन पे बैंकिंग अवेयरनेस और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे। आई गेस हम लोगों ने ओईसीडी कंप्लीट कर लिया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये आपको बता दिया गया था कब फॉर्म हुआ था, जैसा कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ईयर। तो आई थिंक आपने ये वाला कर लिया होगा, ठीक है। 1948 में ये स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अभी उसने ना एक रिपोर्ट जारी की है 2023 में। रिपोर्ट है इकोनॉमिक आउटलुक 2023, ठीक है, ओईसीडी इकोनॉमिक आउटलुक 2023। इसमें उन्होंने फोरकास्टिंग की है किसकी, ग्रोथ रेट की। जो अलग अलग आप एक तो बात होती है पूरी ग्लोबल ग्रोथ रेट, मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर हमारी जो अर्थव्यवस्थाएं होंगी, पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था होगी वो किस दर से आगे बढ़ेगी, उसको हम कह देते हैं ग्लोबल ग्रोथ रेट। एक तो उसका उन्होंने बताया कि 2023 के लिए 2.7% रहेगी और 2024 के लिए उन्होंने बोला है 2.9% रहेगी, ठीक है। एक G20 के लिए बोला है, थोड़ा सा ध्यान में रहे तो ठीक है, अदरवाइज G20 के लिए आपको उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं। बट हाँ, ग्लोबल ग्रोथ रेट का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओईसीडी ने क्या बताया अपनी रिपोर्ट में कि 2.7% रहेगी 2023 के लिए और 2.9% रहेगी 2024 के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर पता होनी थी, जो कि हम लोगों ने देख ली। नाउ एक क्वेश्चन आपके सामने है। रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन ने मध्य प्रदेश में सड़क सुधार के लिए, ठीक है, क्या किया है, परियोजना की है भारत सरकार के साथ। मध्य प्रदेश में जो रोड्स हैं उनको ठीक करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए भारत सरकार के साथ एक एमओयू किया हुआ है। किसने किया है, आईएमएफ ने किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किया हुआ है, या फिर एडीबी ने किया है, या फिर आईएफसी ने किया है। किसने किया है, यहाँ पर आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, इसका आंसर यहाँ पर एडीबी है, ठीक है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है मध्य प्रदेश में जो रोड की क्वालिटीज है उनको इंप्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। तो एबीडी के बारे में, जो अब एडीबी के बारे में, सॉरी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1966 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर का मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। फिलीपींस कहाँ पर है, तो फिलीपींस लोकेट करता है कहाँ पर, प्रशांत महासागर जो हमारा पैसिफिक ओशियन है वहां पर ये लोकेट करता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि सबसे जो डीपेस्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है, तो आपको पता है मरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन पैसिफिक ओशियन। ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अभी एडीबी के सबसे 5 लार्जेस्ट जो शेयर होल्डर्स हैं उसमें भारत कौन से नंबर पर आता है, तो आप देख सकते हो सबसे जो पहले नंबर पे आते हैं जापान एंड यूएसए आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चाइना, देन कौन आता है, इंडिया, यानी इंडिया 4th प्लेस पे आता है, ठीक है। ये आपको बस पता होना चाहिए। देन ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। अब यहां पर इनके प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो मासासुगो आसाकावा। आप सिर्फ आसाकावा से याद रख सकते हो, ए फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, ए फॉर आसाकावा। जो इसके प्रेसिडेंट है वो कौन है, आसाकावा है। ये उनकी जो आप देख सकते हो फोटो है, ठीक है। उसके अलावा जो इंडिया की तरफ से जो यहां पर इसके न्यू वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, तो अशोक लवासा सर बनाए गए थे। आपको पता होना चाहिए, मतलब जो इसके वाइस प्रेसिडेंट है एडीबी के वो कौन है, अशोक लवासा जी हैं, ठीक है। ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर्चून ग्लोबल 500, ठीक है, एक रिपोर्ट है जिसमें कि अलग अलग कंपनीज को रेटिंग दी जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके। तो इन्होंने बोला अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट ने सिक्योर किया फर्स्ट पोजीशन इन दी लिस्ट। बोला गया है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यहां पर 8 कंपनी, मतलब इस जो ये रिपोर्ट है 500, ठीक है, ग्लोबल 500, उसमें 8 भारतीय कंपनियां भी हैं। उसके बाद बोला गया इंडियन ऑयल गॉट द टॉप प्लेस इन दी इंडियन कंपनीज। जो इंडियन ऑयल है उसने प्रथम स्थान यहां पर प्राप्त किया है। तो आपको पता है जो फॉर्चून ग्लोबल 500 हो गई, ठीक है, फोर्ब्स की जो लिस्ट आती है, ठीक है, इस तरह की जो लिस्ट होती है वहां पर जो इंडिया की कंपनीज है उस पर क्वेश्चन बनते रहे हैं। और तो और सॉरी, जो रैंक जिनकी फर्स्ट आई उन पर भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी कंपनी ने पहला जो स्थान है वो प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिलहाल जो थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियन ऑयल गॉट द टॉप प्लेस इन दी इंडियन कंपनीज, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि टॉपर जो इंडियन कंपनी है उसको हमें पता होना चाहिए कि सबसे मतलब अच्छी पोजीशन किस कंपनी ने प्राप्त की है, हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 3, 4 एंड 5 यहाँ पर अपने आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कोई एक सही होगा, तो यहाँ पर
स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ठीक है। टोटल 8 भारतीय कंपनियां हैं जिन्होंने इस लिस्ट में अपनी पोजीशन को सिक्योर किया हुआ है, तो 1 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन इज हियर, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर जो है टॉप पोजीशन जो है सिक्योर की है, जबकि जो वॉलमार्ट है उसने फर्स्ट पोजीशन को यहाँ पर सिक्योर किया है। यहाँ पर 8 जो अलग अलग कंपनी है वो आप देख सकते हो। 88th रैंक पे आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज, देन आईओसीएल, एलआईसी, यूएनजीसी, बीपीसीएल। एसबीआई की पोजीशन 235th है, ठीक है। 235वीं पोजीशन है एसबीआई की ग्लोबल 500 जो कंपनीज है उनकी अकॉर्डिंग, ठीक है। टाटा मोटर्स भी यहाँ पर है और राजेश एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने जो अभी क्या किया है, इन अगस्त 2023 आरबीआई इशूड रिवाइज्ड रूल्स फॉर पेनल इंटरेस्ट ऑन लोन्स, व्हेन विल दीज रूल्स बिकम इफेक्टिव। ये जो नए रूल्स हैं ये कब से इफेक्टिव हो जाएंगे? 1 अक्टूबर 2023, 1 नवंबर 2023, 1 दिसंबर 2023, 1 जैन 2024 या 1 अप्रैल 2024, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, तो ये बेसिकली इफेक्ट कब हो जाएंगे? आपके पेपर के जस्ट एक दिन बाद से, ठीक है। 1 जैन 2024 से ये जो नए नॉर्म्स है, ठीक है, नए पेनल जो इंटरेस्ट है ये अप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। डेट याद रख लेना क्योंकि आपके एग्जाम के पास में है, तो मे बी इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और बैंकिंग से भी रिलेटेड है। तो 1 जैन 2024 से जो नए पेनल इंटरेस्ट है वो रूल्स अप्लीकेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जीएसटी काउंसिल पे है। जीएसटी काउंसिल पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि जो जीएसटी काउंसिल है ये एक ज्वाइंट फोरम है बिटवीन द सेंट्रल एंड दी स्टेट्स। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपको पता है, बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों लोग यहाँ पर बैठते हैं। उसके बाद इट वाज सेटअप बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने इसको सेटअप किया था बाय द आर्टिकल, मतलब जो आर्टिकल है 279 एक सब सेक्शन 1, इसके तहत ये जो जीएसटी काउंसिल है इसको स्टैब्लिश किया गया था। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी थी। आपको पॉलिटी पढ़ते समय या फिर जब आप जीए पढ़ते हो तो आपको सारे अमेंडमेंट्स या सारे आर्टिकल्स नहीं याद रखने होते। जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है आप किस सब्जेक्ट, मतलब आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो कोई भी ऐसा अमेंडमेंट्स जो हमारा इकोनॉमी, जो हमारा बैंकिंग सेक्टर को क्या करता हो, इफेक्ट करता हो, किसी तरह से प्रभावित करता हो, तो वो अमेंडमेंट्स हमारे लिए ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरे किस तरह के अमेंडमेंट्स या फिर आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं? जो बहुत ही ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल जो इश्यूज है उनसे जुड़े हों। अदरवाइज बहुत सारी चीजें हम सब नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज आप ध्यान रखना। तो आर्टिकल 279 ए जो है वो जीएसटी से ही जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। हाल ही में, मतलब जुलाई के बीच में एक मीटिंग होती है जिसमें क्या डिसाइड होता है, 50वीं मीटिंग थी जिसमें इन्होंने डिसाइड किया कि क्या करेंगे मिलकर, जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, ठीक है, ऑनलाइन जो सट्टेबाजी एक तरीके से आप कह सकते हो गैम्बलिंग जो होती है, ठीक है, उस पर क्या करेंगे, आप टैक्स लगने लगेगा, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि 28% ऑफ टैक्स स्लैब यहाँ पर सबके ऊपर लगाई जाएगी, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पर सबके सब क्या हो जाएंगे भाई, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बोला गया है टिल नवंबर 2023 तक कितने नवरत्ना पीएसयू भारत में हैं? 10, 10, 14, 13, 16 एंड 25, ठीक है। कितने पीएसयूज यहाँ पर जो है भारत में है, मतलब कितने नवरत्ना पीएसयूज हैं, आपको ये पूछा गया है। नवरत्ना यहाँ पर पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, महारत्ना नहीं पूछा गया है। तो नंबर्स पूछे गए अब यहाँ पर, तो याद है तो अच्छी बात है, वरना इस तरह के क्वेश्चन को पेपर में स्किप कर देना। फालतू में तुक्केबाजी मत लगाने जाना। ये क्वेश्चन अगर इतना फैक्चुअल क्वेश्चन होता है एग्जाम में तो उसको स्किप करना ही बेहतर है, अगर आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है तो, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल तो 16 है, ठीक है। 16 जो नवरत्नास है, 16 जो पीएसयू हैं उनको नवरत्ना का स्टेटस दिया गया है। ये आपके सामने लिस्ट है। सबसे रिसेंटली जिसे मिला है वो किसे मिला है? राइट्स लिमिटेड को रिसेंटली मिला हुआ, उससे पहले इरकॉन को मिला था, ठीक है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को नवरत्ना का दर्जा दिया गया था। अगर महारत्ना की बात करें तो महारत्ना कितनी है? तो 13 महारत्ना यहाँ पर है, ठीक है। नाम एक बार जस्ट ऐसे गो थ्रू हो जाइएगा ताकि अगर पूछ ले इनमें से कौन सी महारत्ना या नवरत्ना है तो आप थोड़ा सा गेस कर पाओ। थोड़ी पुरानी कंपनीज वो सब महारत्नाज हैं, जैसे कि सेल, गेल, बीपीसीएल, ठीक है, एचपीसीएल, ये सब कहाँ पर है? ये सब आप देखोगे तो इस लिस्ट में नहीं नजर आएगी आपको। आईओसीएल, पीएफसी, ठीक है, पीजीसीआईएल, ये सब पुरानी कंपनीज है और ये सब के सब उठाकर कहाँ डाल दी गई है? महारत्ना में। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है पुरानी कंपनी है, इनका टर्नओवर बड़ा होगा, ठीक है, इनका वॉल्यूम बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, तो दैट इज वाई इनको कहाँ डाला गया है? महारत्ना में, ठीक है। टोटल 13 महारत्ना है।
अब नवरत्न और महारत्ना का कैटेगराइजेशन कैसे किया जाता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो महारत्ना, किसी कंपनी को महारत्ना स्टेटस कब मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नॉर्म्स दिए हैं। सबसे पहले तो उसके पास नवरत्ना स्टेटस होना चाहिए। इट इज कंपल्सरी टू हैव नवरत्ना स्टेटस। ठीक है, ये कंपल्सरी है कि आपके पास नवरत्न का स्टेटस होना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। फिर आप चाहे तीनों शर्तें पूरी करते हो ना करते हो। दूसरा, एन एवरेज, जो एक उनकी जो एनुअल टर्नओवर है, ठीक है, साल के अंत में कितना लेन देन हुआ है पूरे साल भर। ठीक है, जब वो निकाला जाएगा का फाइनेंशियल ईयर जो एंड होगा 31 मार्च को, जब डेटा आएगा, उस डेटा में उनका पूरा टर्नओवर 25,000 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, तो 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। ठीक, पहली बात। तो दूसरी बात, नेट वर्थ की अगर बात करते हैं, ठीक है, नेट वर्थ उनकी कितनी होनी चाहिए? 15,000 करोड़ की नेट वर्थ होनी चाहिए। पिछले 3 साल में उनकी जो नेट वर्थ है वो 15,000 करोड़ की होनी चाहिए। देन प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ का होना चाहिए पिछले 3 सालों में। ठीक है, जो एवरेज, मतलब हर पिछले 3 साल में, किसी साल हो सकता है 7,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो गया हो, किसी साल 4,000 करोड़ हो गया हो, और किसी साल 5,000 करोड़ रहा हो। तो जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो आप पिछले 3 साल में देखोगे कि हाँ भाई, हर साल लगभग 5,000 करोड़ का इनको क्या हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर 3 ये शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है अगर आपको महारत्ना स्टेटस चाहिए। अब ये महारत्ना वाला जो ये प्रोग्राम है, एक तरीके से कैटेगराइजेशन, स्टार्ट कौन से ईयर में किया गया था? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ये मई 2010 में पहली बार इस तरह की चीजों को लॉन्च किया गया था। इस ईयर पे क्वेश्चन बनना बहुत ही प्रोबेबल है, पूछ सकता है कि जो महारत्ना स्टेटस है ये पहली बार किसी कंपनी को कब से देना शुरू किया गया था। तो 2010 में ये जो स्कीम एक तरीके की लाई गई थी। ठीक है, क्या फायदा होता है किसी को महारत्ना नवरत्ना स्टेटस मिलने से? भाई फायदे ये होते हैं कि ये इनको एक लिमिट मिल जाती है कि इतने लिमिट तक ये विदेश से किसी भी एजेंसी से लोन ले सकते हैं। गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं चाहिए होगी, कहीं पर विदेश में फॉरेन में कोई भी यूनिट खोलनी है तो जो प्रोसेस होती है वो ज्यादातर प्रोसेस को ये क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह की इनको बहुत सारी रियायतें मिल जाती हैं। ठीक है, छूट मिल जाती है। नवरत्न स्टेटस के लिए ऐसी कोई भी चीज इनको है नहीं कि नवरत्न अगर आपको बनाना है तो क्या स्टेटस होना चाहिए। सीधी सी बात है, पहले उसको मिनी रत्ना होना चाहिए, उसके बाद नेट प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब जितनी वर्थ उससे मतलब इनका नेट प्रॉफिट आना चाहिए। देन मैन पावर कॉस्ट, ये सारी चीजें जो लिखी हैं ये आपके पेपर में मतलब नहीं पूछी जाएंगी, डोंट वरी। बस ये याद रखना कि नवरत्न का जो स्टेटस है ये कब स्टार्ट किया गया था, ये थोड़ा सा पुराना है। 1997 में पहली बार नवरत्ना का जो स्टेटस है ये स्कीम लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं भाई। फिर से एक और, अभी तो चलो ये पेपर आ चुका है, लेकिन अब सब सक्सेस हो जाए, मैं तो यही चाहूंगा भाई, जितने लोग देख रहे हो वीडियो, जितने लोग भी देखते हो कमेंट करते हो, सब सक्सेस हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। पर जिनको पेपर देना है अल्टीमेट उनको सिलेक्शन लेना है, तो इस तरह की जो न्यूज होती है, ठीक है, सुपरलेटिव न्यूज, जिसको मैं तो सुपरलेटिव बोलता हूँ, भारत में पहला, विश्व में पहला, राज्य में पहला, ठीक है, कोई भी फर्स्ट इन कंट्री, फर्स्ट इन स्टेट, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन ग्लोबल लेवल, ऐसा करके जो भी क्वेश्चन होता है वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चरल डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? किस स्टेट में ये लॉन्च किया गया? ठीक है, एडेक्स को। कृषि डेटा एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब एक दूसरे से क्या करेंगे, लेंगे देंगे, लेन देन करेंगे। ठीक है, क्या लेन देन करना है? डेटा का लेन देन करना है। डेटा किस पर होना चाहिए? एग्रीकल्चर पर होना चाहिए। यानी एग्रीकल्चर में आप किस तरह की प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, आपके यहाँ प्रोडक्शन कैसा है, सॉइल कैसी है, किस तरह के पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो, किस तरह का मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, आपके यहाँ प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसा है, इन सारी चीज़ों को हम इसके तहत स्टोर करेंगे और एक दूसरे से साझा करेंगे। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में पहला एडेक्स लॉन्च किया गया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलो, एक कोऑपरेटिव बैंक थी, अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। इसको किसके साथ मर्ज किया गया है? तो इट इज मर्ज्ड विद, ठीक है, ये इसको किसके साथ मर्ज किया गया है? तो बेसिकली इसको मर्ज किया गया है जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ, इसको मर्ज किया गया है। जस्ट छोटी सी न्यूज है, इसको बस ध्यान रखना कि अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक को जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ मर्ज किया गया। ठीक है, चलो। टाइम मैगजीन की अब नई एक लिस्ट है, मतलब एक टाइम मैगजीन की 750 लिस्ट है, जिसमें 750 कंपनियों को वहां पर ग्लोबल फॉर्चून 500 थी, केवल 500 कंपनियां थी, यहाँ 750 कंपनियां हैं। यहाँ पर किस इंडियन कंपनी ने अपने आप में टॉप किया? मतलब पूरी लिस्ट का टॉपर कोई होगा, लेकिन जो इंडियन कंपनीज है, अमंग इंडियन कंपनीज, किस इंडियन कंपनी ने अच्छा पोजीशन को सिक्योर किया, ये जस्ट यहाँ पर पूछा गया है। तो टाटा, विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज,
या महिंद्रा ग्रुप? देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर किया था, तो आपको पता है भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया था ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में, ठीक है। फॉर्च्यून 500 की जो लिस्ट थी उसमें इसको 88 क्या मिली थी, पोजीशन मिली थी। बट यहाँ पर इसको ये पोजीशन नहीं मिली, यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर कौन है भाई, यहाँ पर इन्फोसिस को बढ़िया सा मिला है पोजीशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है जस्ट कि इन्फोसिस ने यहाँ पर क्या किया है, टॉप किया है, 64th पोजीशन आई है, ठीक है। 64th पोजीशन आई है, जो कि बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाएगी। और जैसे वहां पर वॉलमार्ट ने मतलब ग्लोबल में टॉप लेवल मतलब नंबर 1 आया था, उसी तरह यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, टॉप किया है। अगर हम किसकी बात करते हैं, टाइम मैगजीन की सर्वश्रेष्ठ 750 कंपनियों की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखते हैं। एक आईएमएफ पर एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है वैसे, हाँ, ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंडेक्स पर एक क्वेश्चन है कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडेक्स के बारे में आपको पता है कि इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन इसे पब्लिश किया है, लॉन्च किया है। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंडेक्स, पहला स्टेटमेंट कहता है इट वाज लॉन्च या इट इज पब्लिश्ड बाय द आईएमएफ, बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको किया है। चलो देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर द ईयर 2023 विल बी 6.6%। अब ये पता भी होना चाहिए कि किस तरह की ग्रोथ रेट, आपको पता है, पूछ ली जाती है पेपर में कि फलानी रिपोर्ट के अनुसार कितने % की ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया गया है, तो वो तो आता ही है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते हो, जो बीपीडीएफ एकदम फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, हमारी वेबसाइट में बीपीडीएफ कोई भी चार्ज नहीं लगता है, मंथली कंपाइलेशन उसका मिलता है आपको, ठीक है, डे टू डे मिलती है, वीकली मिलती है, फोर्टनाइटली मिलती है, उसके साथ कुछ क्विजेस भी होते हैं, सारी चीज अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप उसको एक्सेस करो रेगुलरली तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा डरावना बनाया गया है, ठीक है। चलो दूसरा स्टेटमेंट फिलहाल तो यहाँ पर ठीक है ना, 6.6 की इसने फोरकास्ट की है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉन्च्ड इन 1981 इज इशूड एवरी ईयर फॉर द एनुअल सेशन ऑफ द ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ये भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक है। जनरली ऐसा देखा गया है कि इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें जो ईयर वगैरह वाले डेटा होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर जो ईयर वगैरह दिया जाता है वो क्या करते हैं, सीधे पीआईबी से उठाते हैं या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है उसकी वेबसाइट पे जाकर वहां से कॉपी किया जाता है। तो ये गलत करने के चांसेस कम होते हैं। तो गलत क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीजें गलत कर देते हैं कि रिपोर्ट किसी की है, ऑर्गेनाइजेशन कोई कर देंगे। तो आप बच्चा क्या करता है, जल्दबाजी में स्टेटमेंट से घबरा गया है, तो वो गलती में सारे मान लेता है कि ये सारे सही हैं। तो ये गलती, इसमें आप खुद सोच के देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, उसको क्या मतलब है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट से, उसको वो क्यों किसी का ट्रेड में इंटरफेरेंस करने लगेगा, क्यों उस तरह की रिपोर्टें निकालेगा? भाई उसकी खुद की रिपोर्ट्स है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जब वो निकाल रहा है, उसमें वो सारी चीजें बता रहा है, तो वो अलग से एक रिपोर्ट क्यों देगा उसी से मिलती जुलती, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आपको पता है साल में 2 बार आती है, तो ऑलरेडी वो निकाल रहा है, तो इस तरह की रिपोर्ट नहीं निकालेगा ना। तो ये आईएमएफ की नहीं है, ये एक यूएनसीटीएडी, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली क्या है, उसकी रिपोर्ट है, हमें यहाँ पर ये चीज पता होनी चाहिए थी, अगर नहीं पता है तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले यूएनसीटीएडी के बारे में देखते हैं। इसका देखो कितना अच्छा इन्होंने क्या लिखा है, इनकी जो टैग लाइन है या जो भी आप बोलो कितनी अच्छी है, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, सबके लिए क्या भाई, प्रॉस्पेरिटी लाना, कितनी अच्छी बात है ना। कब स्टैब्लिश किया गया था यूएनसीटीएडी को, अंगटाक भी कहते हैं, तो 1964 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। यूएन आप नाम में ही देख पा रहे हो, जाहिर सी बात है यूएन से इसका संबंध तो होगा ही होगा। कहां पर हेडक्वार्टर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एज यूजुअल की हम लोग क्या पढ़ते हैं हर बार कि इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर अगर वहां पर पहली बार कोई महिला बनी है तो वो ऑटोमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है रेबेका जो ग्रिंसपैन है, ठीक है, ये कोस्टा रिका से बिलोंग करती हैं और पहली महिला है जो इसकी क्या बनी है, सेक्रेटरी जनरल बनी है, ठीक है, रेबेका ग्रिंसपैन। कोस्टा रिका ये एक कैरिबियन आइलैंड, मतलब आप कह सकते हो कैरिबियन कंट्री है। कैरिबियन हमारा कहां पड़ता है, अटलांटिक ओशियन के वेस्ट में, जो यूएसए है उसके छोटे छोटे बगल में बहुत सारी कंट्रीज है, वहां पर ही हमारा कोस्टा रिका क्या करता है बेचारा, पड़ता है। सेंट जोस इसकी क्या है, कैपिटल है। साथ बात साथ थोड़ा सा पढ़ते चलो भाई, सेंट जोस इसकी क्या है, कैपिटल है। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात तो अंटार्कटिका की
पहली महिला सेक्रेटरी जनरल कौन है? चार पांच ऑप्शन दे देगा और वहां पर कंफ्यूज, तो रेबेका ग्रिंसपैन है, आंसर सही हो गया। हाल ही में यूएनसीटीएडी की सेक्रेटरी, पहली महिला सेक्रेटरी जनरल रेबेका ग्रिंसपैन को बनाया गया, ठीक है। रिसेंटली रेबेका ग्रिंसपैन इज इलेक्टेड और अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनसीटीएडी। सी बिलोंग्स टू, और सी बिलोंग्स टू में 4-5 कंट्री आ गई, कोस्टा रिका, यूएसए, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कोस्टा रिका, फिर नन ऑफ द अबव। अब वहां पर तो गई, फिर वहां पर तो आंसर हो नहीं सरा। तो इस तरह के क्वेश्चन से तैयार रहा करो थोड़ा, कोस्टा रिका से वो बिलोंग करती हैं, ठीक है। पेड्रो मैनुअल मोरेनो, ये वहां के क्या है भाई, डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल है, उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर याद रहा तो बहुत अच्छी बात है। ये चेहरा देख लो कितने खूबसूरत से हैं, हंस रहे हैं, ठीक है, स्माइल अच्छी है इनकी, तो ये देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो अब यहाँ पर रुकते हैं भाई, इसके आगे अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अभी एक चीज आपके लिए थी, वो क्या थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थी भाई कि iExamB ने अभी मिनी मॉक टेस्ट बना दिए, ठीक है। मिनी मॉक टेस्ट मतलब आप सब में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका लगभग सारे सेक्शन, सारी कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, बट उनको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। थोड़ा वो एक्यूरेसी देखना चाहते हैं, प्रेशर मतलब होता है पेपर देके कोई हड़बड़ा जाते हैं, तो उन सब चीजों को चेक करना होता है। ऐसे में चाहते हैं कि थोड़ा शॉर्ट पेपर मिल जाए, छोटा पेपर मिल जाए ना, मिनी मॉक टेस्ट टाइप। तो iExamB ने मिनी मॉक टेस्ट बनाए हैं बहुत सारे, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये आपको जानना है iExamB की वेबसाइट में, उसके बाद फ्री मॉक टेस्ट वाले कॉलम में जाएंगे, फिर यहाँ पर बैंक एसओ दिख रहा है, बैंक एसओ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी बिल्कुल नीचे आपको ये दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने, ये भगवान एक सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ये आ गए हैं। अब आप यहाँ से कोई भी जो भी आपको मिनी मॉक टेस्ट या जो भी आपको देना है आप दे सकते हो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 4 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए गए हैं, सो इनको प्लीज अटेम्प्ट कीजिए और अपनी एक्यूरेसी को, अपने टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा बेहतर कीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो में फिलहाल इतना ही था। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी सेक्शन पर वीडियो चाहिए, वीडियो पसंद है तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो यार, उससे ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और आप करते नहीं हो तो थोड़ा सा खराब लगता है कि यार इतनी मेहनत करो, उसके बाद ना तो लाइक होता है ना कोई कुछ करता है, तो थोड़ा सा प्लीज सपोर्ट करो, ठीक है। थैंक यू ऑल।